बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल स्टाफ़ के बारे में बताऊँगा। पैरामेडिक्स या पैरामेडिकल स्टाफ़ वो लोग होते हैं जो हाईली क्वालिफ़ाइड होते हैं और स्किल्ड होते हैं और हर तरह के अमूर सरअंजाम देने के लिए अपने मेडिकल सुपरवाइज़र या डॉक्टर की मदद करते हैं और उसके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि लोगों का इलाज मुआवजा और उनकी सेहत की कोशिश में कामयाबी के साथ हमकिनार होया जा सके। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल के मेन 3 शोबे हैं। वैसे तो बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन हम इनको अपने ख़ुद को समझाने के लिए 3 शोबों में डिवाइड करते हैं। मेडिसन का शोबा, ऑपरेशन या सर्जरीज़ का शोबा और तीसरा है तशख़ीस या डायग्नोस्टिक्स का शोबा। तो सबसे पहले हम मेडिसन की बात करते हैं। तो इसमें जो पैरामेडिक्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। एक डिस्पेंसर जो कि मेडिसन को डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक, उसको डिस्पेंसर कहते हैं। वो डॉक्टर की सबसे पहले डॉक्टर की मदद करता है। फिर फार्मेसी टेक्नीशियन है जो कि फार्मेसी को होल्ड करता है। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन के बाद फार्मासिस्ट है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट है जो कि इस तमाम निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। तो आपने देखा कि एक मेडिसन के डॉक्टर के अंडर पैरामेडिक्स के कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी 1 और 3 की रेशो बन रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए जॉब के और आपके कैरियर के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा हम सर्जरीज़ की बात करते हैं, ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं। तो इसमें तमाम ऑपरेशन थिएटर और सर्जरीज़ आ जाती हैं। आई सर्जरी आ जाती है, ENT, थोरेसिक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, ENT की सर्जरी वगैरह वगैरह। तो इन आर्थोपेडिक सर्जरी, तो इनमें अलग-अलग भी स्पेसिफाइड टेक्नीशियंस भी होते हैं और कॉमन टेक्नीशियंस के ज़रिए भी, जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, उनके ज़रिए भी काम चलाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑफ्थल्मिक टेक्नीशियन, आर्थोपेडिक टेक्नीशियन वगैरह शामिल हैं। तो आपने देखा कि ये लोग कैसे एक सर्जन के अंडर काम करते हैं और ये पूरी टीम बनकर काम करते हैं। तो इस तरह ये ऑपरेशन थिएटर से मुतल्लक, ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया से मुतल्लक कितने लोग अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कैरियर के मौके हासिल करते हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक की तरफ आते हैं या तशख़ीस की तरफ आते हैं। तो इसमें एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और इसके अलावा ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और दीगर में है रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, LHV न्यूट्रिशनिस्ट, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, न्यूक्लियर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, लिथोट्रिप्सी टेक्नीशियन वगैरह शामिल हैं। आप ये देखें कि ये लोग डायग्नोस्टिक में काम करते हैं, यानी कि किसी बीमारी को तशख़ीस करने के लिए एक्सरे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग एक्सरे करते हैं। ECG की ज़रूरत पड़ती है तो ECG करते हैं। इसके अलावा लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ये लैब टेक्नीशियन करते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन हैं। उसके अलावा हमारे जो दीगर अमूर में सरअंजाम देने के लिए, अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन काम करते हैं। अगर किसी के दांत में कोई मसला है तो डेंटल टेक्नीशियन काम करता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए न्यूक्लियर टेक्नीशियंस हैं। तो आप ये देखें कि ये सारे के सारे लोग पैरामेडिक्स हैं जो कि 2 साल कोर्स करने के बाद अपने रेलिवेंट फील्ड में काम करते हैं। तो मैं आपको इनके नाम बारी बारी जो है, इन तमाम डिसिप्लिन्स के नाम बारी बारी दोबारा बताता हूँ कि आप पैरामेडिक्स किन किन शोबों में काम कर सकते हैं और अपने लिए फ्यूचर और कैरियर को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फिर OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन,
डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, न्यूक्लियर टेक्नीशियन, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, आर्थोपेडिक टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, मेल नर्स, फीमेल नर्स, LHV, ऑफ्थेल्मिक टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और न्यूट्रिशन टेक्नीशियन। इनमें ये तो 2-2 साल के कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा इन बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 4 साल के डिग्री बेस्ड कोर्सेज़ हैं, जिनमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी के भी 4 साल का कोर्स है, उसके कार्डियक परफ्यूजनिस्ट का भी 4 साल का कोर्स है, मेल नर्स का और फीमेल नर्स का भी 4-4 साल का कोर्स है। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट का भी 4 साल का BS ऑनर का केस है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आप पैरामेडिक्स जो दाखिला ले लेते हैं पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में, तो आप ये समझें कि आपकी मंजिल सिर्फ़ 1-2 साल की रियाज़त के बाद आप अपनी मंजिल को बाकायदा तौर पर, आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर आपने ऑपरेशन थिएटर का कोर्स किया है तो 2 साल के बाद आप ऑपरेशन थिएटर के सनद या डिप्लोमा लेने के बाद आप प्राइवेट या सरकारी या मुल्क में या मुल्क से बाहर किसी भी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारियां अपनी अंजाम दे सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हैं और दीगर लोग हैं, यानी जिनका नाम मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। उन सब डिसिप्लिन्स में आप अपने आप को ये समझें कि आपने एडमिशन लिया और 2 साल के बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल हो जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तालीम को हासिल करने के साथ साथ अमली तौर पर भी अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे। आप ये ना समझें कि आपने एडमिशन ले लिया और आप फुली स्किल्ड हो गए हैं और आपके जो आपका करियर है वो स्टार्ट हो गया। नहीं, इसके लिए आपको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अमली और इल्मी तौर पर दोनों तरीक़ों से आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा और अमली तौर पर इसको सीखना पड़ेगा। यानी आप ये समझें कि आप जो अपने वालिदैन की कमाई के ऊपर इसमें एडमिशन लेते हैं तो उसको आपने हलाल भी करना है और अपने वालिदैन की कमाई को अच्छे तरीके से सर्व करना है और उन्हें अच्छा आउटपुट देना है। यानी तो बेटा आपके लिए एडवाइस यही है कि आप मेहनत करें, वक्त ज़ाया ना करें, इधर उधर गैर ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम हासिल करें। और जब आपको प्रैक्टिकल्स के लिए मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स वगैरह में भेजा जाए तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से अमली तरबियत हासिल करें। आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक मरीज़ की जान है जो आपकी ज़रा सी गलती की वजह से ज़ाया हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, आपको सबसे बड़ी हिदायत ये की जाती है कि आप अपने काम, अपने शोबे, अपने डिसिप्लिन और अपने वालिदैन के साथ और ख़ास तौर पर उस मरीज़ के साथ या उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ मुखलिस हों जो आपके रहम व करम पर पड़ा हुआ है। इसलिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप मेहनत करें, आप मरीज़ों की भलाई के लिए काम करें। अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। थैंक यू।